वंदे मातरम। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, पाचन क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आप लोगों के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि पाचन तंत्र क्या है, तो उसके बारे में जो भी बताया जाएगा इतना आपको लिखना रहेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि पाचन क्या है। पाचन को इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन। पाचन क्या है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। हम लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं जिसमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, तो इनको जो सरल इसके भाग होते हैं उसमें तोड़ना पाचन कहलाता है। जैसे प्रोटीन का जो सबसे सरल भाग है अमीनो अम्ल, तो इसमें पाचन के अंतर्गत ये सरल भाग में अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। इसके लिए कुछ एंजाइम्स काम करते हैं, तो पाचक रस एंजाइम इसमें सहायता करते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है पाचन। अब पाचन तंत्र क्या होता है, तो पाचन तंत्र ऐसा तंत्र है जिसमें कई अंग मिलकर पाचन का काम करते हैं। तो कोई भी तंत्र, अंग तंत्र क्या है, कई अंग मिलकर जब एक विशेष काम करते हैं तो उसको तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर पाचन का काम हो रहा है, इसलिए कहेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत दो भाग आते हैं, आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल जो होती है उसके अंतर्गत मुख्य तौर पे 6 भाग आते हैं, और पाचक ग्रंथियों में 3 भाग आते हैं, लाल ग्रंथि, अग्न्याशय और यकृत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जानते हैं किसके बारे में, आहार नाल के बारे में। आहार नाल में सबसे पहले जो भाग होता है जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं वो होता है मुख। खाना हम लोग खाते हैं मुख से, और सबसे पहले मुख में जो भाग होते हैं, दांत होता है, जीभ होती है, ऊपर का भाग पैलेट कहलाता है, और जो उसमें ग्रंथि खुलती है वो होती है लार ग्रंथि। तो इस तरह से मुंह में सबसे पहले भोजन पहुंचता है। हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले भोजन मुख में पहुंचता है। उसके बाद में पाचन का दूसरा भाग है पाचन तंत्र का ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फायरिंग्स। ग्रसनी के 2 भाग होते हैं, नासाग्रसनी और मुख ग्रसनी। नासाग्रसनी जो होती है नाक की तरफ खुलती है, श्वसन नली की तरफ खुलती है, और जो मुख ग्रसनी होती है ये खुलती है ग्रास नाल में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ओसोफेगस। तो ग्रास नाल जो होती है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके बाद में भोजन पहुंचता है आमाशय में। आमाशय एक थैली नुमा रचना है, काफ़ी चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है आहार नाल का। तो सवाल पूछा जाता है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो आमाशय होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है। और इसमें वास्तव में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है कार्डियक, हृदय के करीब होता है इसलिए कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, कार्डियक भाग है जिसमें HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और दूसरा भाग है रुचि, जिसमें होती है कांटेनुमा रचनाएं होती हैं, ये फंडिक कहलाता है। और सबसे लास्ट भाग होता है जठर ग्रंथियां जिसमें होती है, ये होता है पाइलोरिक। तो इस तरह से जो आमाशय है इसके 3 भाग होते हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले मुख से होते हुए ग्रास नली में जाता है, और उसके बाद में आमाशय में धीरे धीरे पहुंचता है। इस क्रिया को कहा जाता है क्रमाकुंचन, क्रम से आता है खाना। तो यहाँ पर आने पर क्या होता है, HCl उसमें मिल जाता है और उसके जो बैक्टीरिया होते हैं नष्ट हो जाते हैं। हालांकि बैक्टीरिया जो होते हैं, लार ग्रंथि जो होती है, लार जब उसमें मिलती है तो इसमें लाइसोजाइम मिल जाता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मार देता है, और लाइसोजाइम ज़्यादातर बैक्टीरिया को मार देता है। कुत्तों में हम देखते हैं कि जो भी उनको चोट लगती है, घाव लगती है, उसको चाट कर उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम होता है। बच्चों में भी इसी तरह से तरह तरह की चीज़ें खा लेते हैं, गंदी चीज़ें उठा के मुंह में रख लेते हैं, लेकिन क्योंकि लाइसोजाइम होता है इसलिए बच्चे बच जाते हैं। हम लोगों को दिन में आमतौर पे मंजन करने की, ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मार देता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को मारने का काम यहाँ पर होता है मुख गुहा में। उसके बाद में दूसरा काम होता है कहाँ पे, HCl यहाँ पे होता है, एसिड होता है, जो भी बचे कुचे बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH लगभग 1.5 होता है। pH इसका एसिडिक होता है, खट्टा होता है, इसलिए हम लोगों को जब डकार आती है तो खट्टी डकार आती है, क्योंकि एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पर भोजन आता है और यहाँ छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, फिर धीरे धीरे ये जठर ग्रंथि में पहुँचता है, जहाँ पर इसका
जठर रस यहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथ से, जठर रस के द्वारा इनका पाचन होता है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में पाचन टॉपिक में अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर पाचन होता है। इसके बाद में अगला भाग होता है पतला भाग, जो होता है सी के आकार का होता है, सी शेप्ड होता है। सवाल पूछा जाता है कि सी शेप्ड कौन सा भाग होता है? पतली नली होती है और आहार नाल की सबसे चौड़ी सबसे लंबी नली होती है। ये लगभग 6.25 मीटर लंबी होती है। तो इस तरह से पूरी जो आहार नाल होती है लगभग 9 मीटर होती है, 9 से 10 मीटर, 9 to 10 मीटर होती है, जिसमें 7 मीटर लगभग 6.25 मीटर लगभग ये छोटी आंत होती है। इसमें जो पहला छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको डिओडिनम कहा जाता है। उसका बीच का भाग जेजुनम मध्यांत्र कहलाता है और आखिरी का भाग शीर्षांत्र या इलियम कहलाता है। तो ग्रहणी जो होती है सी आकार की है। देखिए सी आकार की होती है। सवाल पूछा जाता है सी आकार कौन सा है? तो सी आकार का है। देखिए सी आकार का ग्रहणी होती है। आहार नाल का ये भाग है, पहला छोटी आंत का पहला भाग, दूसरा भाग मध्यांत्र या जेजुनम, और तीसरा जिसको शेषांत्र कहा जाता है, इलियम। तो एक सवाल और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा पाचन जो होता है ग्रहणी में होता है। और सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अवशोषण का कार्य शेषांत्र या इलियम करती है। तो यहाँ तक कि पाचन की क्रिया वास्तव में पूरी हो जाती है। तो मुख्य तौर पे पाचन की क्रिया ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र में हो जाती है। इसके बाद में ये पतला भाग है, लेकिन इसके बाद में चौड़ा भाग फिर शुरू हो रहा है यहाँ पर। तो सीकम, कोलन और रेक्टम में 3 भाग हैं। इसको कहते हैं पूरे को यहाँ से मिला के यहाँ तक लास्ट तक, ये कहलाती है बड़ी आंत। बड़ी आंत का जो पहला भाग है छोटा सा इतना सा, ये कहलाता है सीकम। सीकम में एक पूंछ जैसी रचना होती है जिसको कहते हैं क्रमिरूप परिशिष्टिका। ये छोटी सी पूंछ जैसी रचना है जिसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको कहते हैं क्रमिरूप परिशिष्टिका, या इंग्लिश में कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आमतौर पे क्या होता है, कीड़े जैसी रचना है, इसलिए इसको क्रम का मतलब कीड़ा, क्रमिरूप परिशिष्टिका कहा जाता है। अवशेषीय अंग है। आहार नाल का पूछा जाता है कि अवशेषीय अंग कौन सा है? तो क्रमिरूप परिशिष्टिका हमारे आहार नाल का अवशेषीय अंग है। और इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो लोगों को अपेंडिक्स हो जाता है, पेट दर्द होता है, और इसका ऑपरेशन करा के इसको हटा देते हैं, कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसका कोई खास काम नहीं होता है। तो क्रमिरूप परिशिष्टिका एक अंग होता है जो बड़ी आंत के सीकम से लगा होता है। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें सेल्यूलोज का पाचन का कार्य करता है। हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। तो इससे एक तरह से हमको पता चलता है कि मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई है वो कहीं ना कहीं शाकाहारियों से हुई है। तो ये एक तरह से कहा जाए जैव विकास का एक प्रमाण है, अवशेषीय अंग ये है। अब अगला भाग जो इस तरह से पूरा है यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाता है कोलन। कोलन ये बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है और यहाँ पर मुख्य तौर पे जल का अवशोषण होता है। और आखिरी भाग है रेक्टम कहलाता है, जहाँ से हम लोग जो है आखिरी भाग है आहार नाल का, तो एनस से पूरा भोजन पचने के बाद निकल जाता है। तो बड़ी आंत के सीकम, कोलन और रेक्टम भाग होते हैं, जिसकी बड़ी आंत की पूरी लंबाई होती है लगभग 1.25 मीटर। इसके बाद में बड़ी आंत हो गई। अब आहार नाल के 6 भाग हमने बता दिए। पहला मुख हुआ, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, फिर आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। इनके बारे में पूरा जान गए। अब इसका दूसरा भाग हम जानते हैं पाचक ग्रंथियां, जो पाचन की क्रिया करती हैं। तो वास्तव में पाचक ग्रंथियां जो होती है, पाचन ग्रंथियां जो होती हैं, ये कुछ तो आहार नाल में ही होती हैं, लेकिन आहार नाल की ग्रंथियों के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आहार नाल के बारे में पहले बता चुके हैं। उसमें हम आपको बताएंगे जब पाचन बताएंगे। यहाँ पर पाचक ग्रंथियां जो इससे संबंधित होती है आहार नाल से, उनके बारे में बता रहे हैं। पहली है लार ग्रंथि, इसको कहते हैं इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ऐसी ग्रंथि है जो लार का श्रावण करती है, इसलिए इसको लार ग्रंथि कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। और इनकी संख्या पूछी जाती कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी होती है। पहली पैरोटिड, या हिंदी में कहते हैं इसको कर्णमूल, कानों के पास में होती है। यहाँ पे कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो कर्णमूल ग्रंथियों में हो जाता है, कर्मूर कहा जाता है आमतौर पे। और इसकी खास बात होती है सबसे बड़ी होती है। यही ग्रंथि जो सांप होते हैं उसमें विष
बनाने का भी काम करती है, पैरोटिड ग्लैंड्स, लेकिन यहाँ मनुष्य में जो है ये लार बनाने का काम करती है। दूसरी सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का मतलब अधोजीवा, जीभ के नीचे होती है, इसलिए इसको कहते हैं सबलिंगुअल। और तीसरी ग्रंथि होती है सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी जो है जबड़े के पास में होती है, इसलिए इसको सबमैक्सिलरी कहते हैं। तो इस तरह से 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, और इनसे जो ग्रंथि से एंजाइम निकलता है वो होता है लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम हमने बताया भी पहले ही कि बैक्टीरिया को मारता है, और जो टाइलिन होता है जिसको एमाइलेज कहा जाता है, इसका काम होता है जो माड़ होता है, मंड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, इसका ये पाचन करता है, मंड को ये माल्टोज में बदलता है, इसका खास काम होता है। टाइलिन मंड को माल्टोज में बदलता है। पूछा जाता है कि टाइलिन का क्या कार्य है, तो टाइलिन का ये कार्य है मंड को ये माल्टोज में बदल देता है। अब इसके लार के और भी कार्य हैं। लार हमारे जो है बोलने में मदद करती है, लार अगर सूखने लगती है तो बोलने में दिक्कत होगी, लोग पानी लेके पीते हैं कि बोल पाएँ, मुंह सूखने लगता है। और लार का काम होता है भोजन निगलने में सहायता करती है, क्योंकि इसमें म्यूकस होता है। अगर हम लोग भोजन खा रहे हैं उसमें म्यूकस की मात्रा कम है तो कभी कभी जो है रुकने लगता है, तो कहते हैं पानी पी लें। तो इस तरह से ये भोजन को निगलने में भी मदद करता है, भोजन हम निगल पाते हैं क्योंकि लार में म्यूकस होता है। तो भोजन का पाचन भी करता है, बैक्टीरिया को भी लाइसोजाइम मारता है, और बोलने में मदद करता है, और भोजन को निगलने में मदद करता है। लार के इस तरह से बहुत से कार्य हैं। इसके बाद में अगले ग्रंथि हम देखते हैं अग्न्याशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। तो वास्तव में ग्रंथियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, वो स्रावित करती हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो विशेष क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे इसमें से जो अंतःस्रावी भाग होता है, इसकी कोशिकाएं कहलाती लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। सवाल पूछा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो एक बार हमने कॉपी चेक की, उसमें पूछा गया था लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो उसमें बच्चों ने लिख दिया, कहीं किसी ने कहा लंका में पाई जाती, किसी ने कहा पहाड़ पे पाई जाती, हिमालय में, किसी ने कहा समुद्र में पाई जाती हैं। लेकिन पाई कहाँ पे जाती हैं, अग्न्याशय में पाई जाती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्यों कहते हैं इसको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, क्योंकि इनकी खोज की थी लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने। तो लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसको अग्न्याशय को काट करके देखा, तो उसमें तरह तरह की कोशिकाओं का समूह उनको दिखा, तो उसको उन्होंने नाम रख दिया। उसको नाम जो रखा गया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं 3 तरह की होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा जो कोशिकाएं, जो अल्फा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की, वो स्रावित करती हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। और बीटा कोशिकाएं जो होती हैं इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। इंसुलिन हार्मोन हम लोग नाम सुने होंगे। इंसुलिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो आवश्यकता से अधिक जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसके बाद में उसको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, पाचन होता है जब, तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में जब आवश्यकता से अधिक होने लगती है तो ये इंसुलिन हार्मोन इसको ग्लाइकोजन में चेंज करके लीवर में स्टोर करने में मदद करता है। तो इस तरह से इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, क्योंकि ग्लाइकोजन खून में घुलनशील नहीं होता है, जबकि ग्लूकोज जो होता है खून में घुलनशील होता है। खून में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमको शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं डायबिटीज़। क्या कहते हैं इसको, डायबिटीज़, या इसको कहते हैं मधुमेह। डायबिटीज इसको कहते हैं मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस वास्तव में इसको कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस। और एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, उसके बारे में हम हार्मोन में बताएंगे, चैप्टर में बताएंगे। तो डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह या शुगर की बीमारी हो जाती है, आमतौर पर शुगर की बीमारी कहा जाता है। तो ये बीमारी किस वजह से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन के कम स्रावण से बीमारी हो जाती है। इसके बाद में डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं, और पाचन में इसका जो मुख्य अग्न्याशय का काम होता है, इसका वह स्रावी भाग काम करता है। इसमें अग्न्याशयी रस होता है, और अग्न्याशयी रस में कई पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अग्न्याशयी रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके नाम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, न्यूक्लियेजेज, लाइपेज। इस तरह से एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। उसके बारे में हम पाचन में डिटेल में आपको बताएंगे। और इसके बाद में तीसरी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। इसको कहते हैं
लीवर, लीवर या इसको कहा जाता है इंग्लिश में हेपर, या इसको कहते हैं कलेजा, या इसको कहते हैं जिगर। इस सामान्य तौर पे कई नाम है इसके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यकृत, या इंग्लिश में जिसको लीवर कहते हैं, हेपर कहते हैं, सामान्य भाषा में जिगर जिसको कहते हैं। तो इसके बारे में, तो यकृत जो है पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है शरीर में, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और ये पाचन में इसका खास कई इसके काम होते हैं। पाचन में इसका खास काम होता है कि ये पित्त रस का निर्माण करती है, बाइल जूस का निर्माण करती है। तो बाइल जूस जो होता है वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का काम करता है, वसा के मलसीकरण का कार्य करता है, जीवाणुओं को ये नष्ट करता है। इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। उसके बाद में यकृत का दूसरा काम होता है ग्लाइकोजन का निर्माण करना। जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में बदल कर उसको स्टोर करता है, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और जब जरूरत होती है तब इसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, तो इसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ग्लाइकोजेनेसिस जेनेसिस में होता है, ग्लाइकोलाइसिस में होता है, इसके अलावा ग्लाइकोनियोजेनेसिस की भी क्रिया होती है। तो तीन क्रियाएं काम कौन करता है, यकृत करता है तीनों क्रियाओं को। इसके बाद में इसका खास काम होता है यूरिया निर्माण। आमतौर पे हमसे अगर पूछा जाए यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लोग कहेंगे फैक्ट्रियों में होता है, लेकिन हमारे शरीर में भी होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। जो अधिक हम लोग प्रोटीन खाते हैं उसको इम्यूनो एसिड अगर अधिक हो जाएंगे तो उससे बीमारियां हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में यकृत क्या करता है, आवश्यकता से अधिक इम्यूनो एसिड्स को यूरिया में बदलकर शरीर से बाहर निकाल देता है। टॉयलेट जाते हैं वह यूरिया निकल जाती है। अब हिपैरिन का भी निर्माण करता है। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन खून का थक्का बनने में को रोकता है शरीर के अंदर, तो इसको कहते हैं हिपैरिन का निर्माण करता। यकृत हिपैरिन का भी निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यकृत जो है आरबीसी का भी भ्रूण अवस्था में निर्माण करता है। इसके बहुत से कार्य हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कार्य आपको बताए हैं। तो ये पूरा पाचन तंत्र हो गया, जिसमें आहार नाल के बारे में आपको बताना होगा और ये पाचन ग्रंथियों के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना होगा। जो चीज़ आपको न समझ में आई हो कमेंट करिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। अगला आप देखिएगा।